डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर स्पेशल वाले इस न्यू लेक्चर के अंदर। अपने पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट लेक्चर अपना हो चुका था जिसमें अपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको हल्का सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी अपने 12th के वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक चल रहा है और 12th के वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी अपने 10th क्लास के लिए भी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। 10th का जो 4th लेसन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका कंप्लीट अपने उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। 10th के बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था कल के वीडियो पर। हालांकि वो 12th का वीडियो था लेकिन उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। ठीक है, तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। आपके लिए भी जल्दी सारे टॉपिक रिकॉर्ड करेंगे। 10th क्लास के लिए भी आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और इसी तरह अच्छा रिस्पॉन्स देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अपने टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब तक अपने पढ़ चुके थे कि केमिकल काइनेटिक्स में अपने रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं, पर रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा अपने केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और फैक्टर्स दैट affect the rate of reaction। फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बता भी चुका था कि अपने रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ ही मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनका स्टडी भी केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। नोट्स के अंदर आपको पहला हेडिंग यही दिखेगा कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीज अबाउट rate of reaction, mechanism of reaction and factors that affect of rate of reaction is called chemical kinetics। ठीक है, तो अब अपने पॉइंट पर चलते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको और बताया। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल मीनिंग निकालें अपने, तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है, वो बताती है कि रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है कितना स्लो हो रहा है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हमने टाइप्स देखने हैं केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हमने टाइप्स देखने हैं किसके? केमिकल रिएक्शंस की। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस 3 टाइप्स की होती हैं। रेट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस 3 टाइप्स की होती है। एक होती है वेरी फास्ट, एक होती है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस, एक होती है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस, और इन दोनों के जो बीच की केमिकल रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं मॉडरेट। वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस, मॉडरेट और वेरी स्लो, 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हो सकती है। किसके बेसिस पर? रेट के बेसिस पर। वेरी फास्ट इतनी फास्ट होती है कि पता नहीं लगता कब कंप्लीट होगी। ये फर्मी सेकंड वाली रेंज के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है, मतलब पता ही नहीं लगता कब कंप्लीट होगी। और एक और बात बताऊं मैं आपको,
जो वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस होती है इनके रेट का कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता। वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस की रेट का कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पता ही नहीं लगता कब कंप्लीट होगी। वेरी स्लो, इनको या तो मंथ्स लगते हैं या फिर ईयर्स, साल या महीने लग जाते हैं कंप्लीट होने में। अब इतना किसी के पास फ्री टाइम नहीं होता कि इनकी रेट निकालने बैठ जाए, है ना। सालों महीने लग जाते हैं इनको कंप्लीट होने के लिए, तो इतना किसी के पास फ्री टाइम नहीं होता कि सालों तक बैठा रहे एक ही रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो अपने इनका तो कर नहीं सकते और इनका करना नहीं चाहते। वेरी स्लो काम करना नहीं चाहते और वेरी फास्ट काम कर नहीं सकते, तो हम रेट किसका कैलकुलेट करते हैं? मॉडरेट टाइप की केमिकल रिएक्शंस का, मॉडरेट टाइप की केमिकल रिएक्शंस का ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। मॉडरेट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है ये फाइनाइट टाइम के अंदर कंप्लीट होती है। फाइनाइट का मतलब या तो मिनट लगेंगे या घंटे लगेंगे या सेकंड्स लगेंगे, है ना। मॉडरेट टाइप के रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए फाइनाइट टाइम लगता है, निश्चित टाइम लगता है। अब वेरी फास्ट के एग्जांपल है आयोनिक रिएक्शंस। वेरी फास्ट के एग्जांपल है आयोनिक रिएक्शंस, मॉडरेट के एग्जांपल है मोस्टली ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और इसके एग्जांपल है रस्टिंग ऑन आयरन। रस्टिंग ऑन आयरन वेरी स्लो का एग्जांपल एक तो रस्टिंग ऑन आयरन आपने डेली लाइफ के अंदर देखा होगा, आयरन पर जंग लगने में महीनों लग जाते हैं। रेडियो एक्टिव डीके, कहीं आपने एटम बम फोड़ दिया तो उसका इफेक्ट सालों तक रहता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो रेडियो एक्टिव डीके भी क्या है? एक वेरी स्लो टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ओके, आप चाहे बोर्ड एस्पिरेंट है, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए जस्ट आपने इनके एग्जांपल के रूप में इनके नेम ध्यान रखने हैं बस। वेरी फास्ट का एग्जांपल कौन? आयोनिक रिएक्शन। वेरी मॉडरेट का एग्जांपल कौन? मोस्टली ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जैसे हेबर प्रोसेस है अमोनिया बनाने का। और वेरी स्लो का एग्जांपल कौन? रस्टिंग ऑन आयरन और रेडियो एक्टिव डीके, ये एग्जांपल। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर अपने चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए आपने स्टोइकियोमेट्री का नाम सुना होगा जब आपने 11th क्लास में फर्स्ट लेसन पढ़ा था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तब आपने क्या सुना होगा? स्टोइकियोमेट्री का नेम सुना होगा। नहीं भी सुन रखा तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है स्टोइकियोमेट्री।
आपके जितना काम का है उतना आपको बता देता हूँ। इस रिएक्शन का नाम होता है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने का रिएक्शन है। अपने पी ब्लॉक जो 7th लेसन है उसके अंदर जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है हमने, आप सिंपली इस रिएक्शन को देखें, आपको दी हुई है। इसके अंदर देखिए, इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है। इन सबको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक इन सबको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बाकी आप जानते हैं कि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये वाला प्रोडक्ट है, वो दोनों रिएक्टेंट है, और इनके आगे जो 1 2 3 ये जो लगे हुए हैं वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इतना ही ध्यान में रखना आपने। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इनके आगे जो 1 2 3 लगे हुए हैं वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, अब देखिए इस पॉइंट में हमने क्या करना है, एग्जांपल, उसी रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। N2 + 3H2 से 2NH3। अब देखिए इसका रेट कैसे लिखते हैं अपने, रेट -dN2/dt। रिएक्टेंट के लिए हमेशा माइनस आता है, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। N2 के डिसअपीयर होने की रेट है ये क्या है, N2 के डिसअपीयर होने की रेट है। ओके, और N2 क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। आप सबको पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स डिसअपीयर होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अपीयर होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, गायब होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं। अब ये देखिए -dH2/dt, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। ये दोनों रिएक्टेंट्स तो डिसअपीयर होंगे, ये प्रोडक्ट है, ये क्या होगा, अपीयर होगा। तो इसके आगे क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, dNH3/dt, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, ये है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। अब देखिए जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो कैसे आएगा, देखिएगा -dN2/dt is equal to -1/3 dH2/dt। जब भी आप किसी रिएक्शन का ओवरऑल रेट लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐसे 1/3 1/2 ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, मतलब ठीक है, इस रेट को बैलेंस करने के लिए, प्लस 1/2 dNH3/dt। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बिल्कुल ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना आ गया ओवरऑल रेट। ये अपना ओवरऑल रेट आ गया किसकी फॉर्म में, स्टोइकियोमेट्रिक की फॉर्म में आ गया ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्रिक की फॉर्म में ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने, आप इसे छाप दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलेंगे फिर।
वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट करते जाइएगा, मैं आप इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। H2 प्लस I2 से 2HI। H2 अपॉन dt, dH2 अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2। ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? माइनस dH2 अपॉन dt माइनस di2 अपॉन dt प्लस 1/2 dhi अपॉन dt। ये अपना ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। अब अपने निकाल लेते हैं यूनिट ऑफ अब अपने कैलकुलेट करने जा रहे हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अपना नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के साथ, कंसंट्रेशन में चेंज टाइम के साथ। तो ऊपर ओनली आप सिर्फ कंसंट्रेशन लिख लें, बाकी सब कुछ भूल जाएं, ओनली कंसंट्रेशन लेके चलें। और नीचे क्या है? टाइम रेट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कंसंट्रेशन का मतलब है मोलरिटी। सिंपली आप लेके चलें। वैसे तो कंसंट्रेशन का बहुत लंबा चौड़ा मतलब होता है जो अपने सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप मान के चले कंसंट्रेशन का मतलब है मोलरिटी, और मोलरिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? मोल बाय वॉल्यूम बाय टाइम रेट। अब देखिए एसआई सिस्टम के अंदर अपने मोल को तो मोल ही लिखते हैं, वॉल्यूम को अपने लीटर में लेते हैं, और टाइम को अपने सेकंड्स में लेते हैं। एसआई सिस्टम के अंदर मोल को तो मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं, और टाइम को सेकंड से लिखते हैं। देखिए अब क्या होगा? मोल लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो लीटर इनवर्स, और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये अपना यूनिट आ जाएगा किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का।
वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, इस टॉपिक को नोट कीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। अपना जो पिछला टॉपिक था स्टोइकियोमेट्री वाला, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 say 2NH3 if plus dNH3 upon dt 2 into 10 की पावर minus 4 मोल liter inverse second inverse, then calculate the value of minus dH2 upon dt। ये आपका क्वेश्चन है। रिएक्शन दे रखा है, NH3 के अपीयर होने का रेट अपने को दे रखा है और H2 के डिसअपीयर होने का रेट हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में अपने क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में अपने लिखेंगे ओवरऑल रेट माइनस dN2 अपॉन dt। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में अपने ओवरऑल रेट लिखते हैं माइनस dN2 अपॉन dt माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt। ओवरऑल रेट लिख लिया आपने, ये अपने को गिवन है और ये कैलकुलेट करना है, तो दोनों को अगल बगल लिख लीजिए। इसका वैल्यू कितना है, 2 into 10 की पावर माइनस 4 माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा गणित नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर चला आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिएगा आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने।
इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, SO3 का जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, अपने पी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। 2SO2 प्लस O2 से 2SO3, इस रिएक्शन को कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म हमने 7th लेसन जो पी ब्लॉक है उसके अंदर दे रखा है, ठीक है। इफ माइनस DO2 अपॉन DT is equal to 2.5 into 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देन कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO। आपको O2 के डिसअपीयरेंस का रेट दे रखा है और SO2 के डिसअपीयरेंस का रेट पूछा है, कैलकुलेट करना है आपको, कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक वैसा ही है जैसा पिछला था। तो कैसे करेंगे अपने, सबसे पहले ओवरऑल रेट लिख लेते हैं, माइनस डी SO2 अपॉन DT 1/2 माइनस DO2 अपॉन DT प्लस 1/2 DSO3 अपॉन DT। हमको इन दोनों से मतलब है, इसका वैल्यू दे रखा है, इसका कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू दे रखा है, इसका कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल कर देते यार, ठीक है। DO2 अपॉन DT का क्या वैल्यू है, 2.5 into 10 की पावर माइनस 4। O2 इधर चला आएगा तो 2 into 2.5 into 10 की पावर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5 into 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिएगा। अपने नेक्स्ट आज के लेक्चर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, for a journal change to A plus 3B से प्रोडक्ट, टू A से 3B से आपको रिएक्शन दे रखा है फॉर ए जनरल चेंज टू A
प्लस 3b से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज r1 एंड b इज r2। ए के डिसअपीयरेंस होने की रेट क्या है, r1 है, और बी के डिसअपीयरेंस होने की रेट है r2। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन r1 एंड r2। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले ओवरऑल रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस dA/dt माइनस और ये तो दे ही नहीं रखा हमने को प्रोडक्ट, तो ये दोनों दे रखे हैं। अब ये जो ए के डिसअपीयर होने का जो रेट है उसको अपने को बोला है r1, 1/2 इंटू r1, और ये जो b के डिसअपीयर होने का रेट है उसको बोला है r2। तो r1/2 और r2/3 ये दोनों कुछ ऐसे हैं। तो अगर इस 2 को इधर ले आए और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को उधर ले जाए और 2 को इधर ले आए, तो कैसा रिलेशन आ जाएगा इनके बीच, 3r1 इज इक्वल टू 2r2। ये रिलेशन आ जाएगा r1 और r2। देखिए अपने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वाले, एक्सरसाइज वाले, एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये कई सारे क्या है एलएन वगैरह के मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ये भी अपने करेंगे। तो कहीं कोई क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी का, किसी भी वैरायटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप जस्ट बने रहिए और प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया कीजिए, अपने अच्छे से हर टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे केमिकल काइनेटिक्स को करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इसके नोट्स आपको पार्ट 2 जो केमिकल काइनेटिक्स के जो लेक्चर है अपना पार्ट 2, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ओके। और 10th के स्टूडेंट्स भी प्रॉपर रिस्पॉन्स देते रहें, आपका भी जल्द ही अपने टॉपिक शुरू कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए कब तक अपने पहला लेक्चर डालना है, तब अपने डाल देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कब अपने पहला लेक्चर डालना है, ठीक है। और बाकी तो सब बातें अपने कर चुके हैं। प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।